नहीं है तो 2D में फील करना ज़्यादा बेटर है इनफैक्ट। तो 2D में ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको सिंपली यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर ऐसे प्रोवाइड किया तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। बोले अगर आपका इसमें से दो आपकी पैरेलल हो जाए और अलग अलग हो जाए तो इररेस्पेक्टिव ऑफ थर्ड लाइन इज द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड लाइन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सभी को क्लियर। अगर फिर से दो पैरेलल है या दो कॉन्साइड हो गई और तीसरी फिर किसी भी एंगल पे इसको इंटरसेक्ट करे तो इनफाइनाइट केस हो जाएगा। बोले बच्चे ये बात सभी को क्लियर हो गई अच्छे से। तो आपको ये पता है कि तीन लाइंस अगर कॉन्करेंट हैं तो इसका मतलब कि तीन लाइन कॉन्करेंट होने के लिए आप यहाँ पर यही काम करते हो, A1 B1 1 A2 B2 A1 B1 C1 है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। बात समझ में आ रहा है? अगर आप मेरे से कहते हो कि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट आया है वो अगर सिंपली इज नॉट इक्वल टू द इज इक्वल टू द जीरो है तो आइदर क्या होगा यहाँ पर उस केस में आइदर इज द लाइंस, ये वाला केस भी हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है, क्योंकि ये आप समझे कि बच्चे जब दो लाइंस आपस में पैरेलल है ना, और ये जब तीनों लाइंस आपस में इनफैक्ट पैरेलल है, तीसरी ऐसे जाएगी तो नहीं, तीनों लाइंस आपको कैसे समझाऊं, ऐसे कि अगर दो का इंटरसेक्टिंग तीसरे को सेटिस्फाइड करेगा तो ये वाला केस होंगे, कॉन्करेंट वाली लाइन होगी। आप ऐसे समझो कि अगर ये और ये तीनों पैरेलल हो जाए तो यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, मतलब मैं इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ B3। तो उस केस में भी ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। जब आपका ये केस होगा दो आइडेंटिकल लाइंस होंगी तो भी आपका ये चीज़ जीरो हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ जीरो हो जाने पर आप समझे कि आइदर या तो फिगर ऐसा होगा या तो फिगर ऐसा होगा या तो फिगर ऐसा होगा। इन दो केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन और इस केस में आपको इनफाइनाइट, और एक और केस होगा जिसमें ये तीनों लाइंस आपस में कोइंसाइड कर जाए, क्योंकि तीनों लाइन अगर सेम होंगी तो भी तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट आपका सिंपली जीरो होगा। तो आप ये समझ लें कि तीन इक्वेशंस हैं और दो इक्वेशंस और तीन इक्वेशंस और दो वेरिएबल है तो उनके डिटर्मिनेंट का कांस्टेंट टर्म को भी लेकर इस तरह से जब जीरो हम करेंगे तो आइदर ये केस कुछ भी हो सकता है, ये आपको वेरीफाइड इस फील करके ही पता चल जाएगा कि यस या नो, कि ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। लाइन की इक्वेशन को देखकर आप बहुत आसानी से यहाँ पे फील कर सकते हो। तो यही सेम प्रोसीजर अगर आप इस प्रॉब्लम में अप्लाई करते हो तो मेरा आपसे कहना है कि सबसे पहले आपने इसको क्या किया, इस डेल्टा को जीरो कर दिया। तो डेल्टा को जब जीरो किया तो मैंने यहाँ पे c+2 का होल स्क्वायर इज c+4 का होल स्क्वायर, और तीनों में कांस्टेंट टर्म इधर ही है तो c+6 का होल स्क्वायर इज c+2 लिख लेता हूँ, c+4 लिख लेता हूँ और c+6 लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर बोले। और इज 2 3 and 3 is equate with सिंपली जीरो कर देता हूँ। तो कंसिस्ट होने के लिए एटलीस्ट जीरो तो होना ही पड़ेगा, बस ये वाला केस ना हो जाए इसका हम ध्यान रखेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आप मेरे से कह सकते हो कि यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जब आपके पास ये आप ऐसे लिखोगे तो मेरा कहना है कि आप इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए आप यहाँ पे क्या काम करो,
कि R2 माइनस R3 कर दें, मतलब C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C3 कर दिया जाए, तो इसको दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर यानी कि 2C प्लस का 6 इंटू डिफरेंस इज C1 माइनस C2 यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 1। यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा 2C प्लस का 10 और माइनस का 2 एंड C प्लस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये 0 और ये C प्लस 6 और ये 3 इज इक्वेट विथ 0। और सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 2C प्लस 6 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 6 और 0, तो ये आपका माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस यानी कि प्लस का 2 इंटू 2C प्लस 10 होल मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस आएगा, तो माइनस का 6 तो मर जाएगा, तो माइनस का C यानी कि प्लस का C आ जाएगा। माइनस का 6 और माइनस का 6 यहाँ से मर जाएगा और माइनस का C इस माइनस का C तो प्लस का C आ जाएगा, प्लस C प्लस 6 का होल स्क्वायर 0 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2 बराबर 0 आ जाएगा। और सिंप्लीफाइड किया तो आपने इस 2 से तो सिंपली डिवाइड कर दिया, तीनों में था सिंपली, है ना बच्चे। तो यहाँ पे आप देखो आपको क्या मिल रहा है, माइनस 2 6 यानी कि 12 का C इज अ प्लस, बोलो इज अ माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो 36 प्लस 2C स्क्वायर प्लस 10 का C, 2C स्क्वायर प्लस 10 का C और माइनस का C स्क्वायर माइनस का 36 माइनस का 12C इज इक्वेट विथ 0। द 2C स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर यानी कि सिंपली C स्क्वायर आएगा, इज अ 12C कैंसिल, इज अ प्लस का 10C आएगा, यहाँ पे इज अ 10C हो गया बच्चे, 36 और 36 भी खत्म ही हो गया, तो इज इक्वल टू द 0, तो C इज इक्वल टू 0 और कितना आ रहा है, माइनस का 10। तो C की वैल्यू 0 और माइनस का 10 अगर मैं यहाँ पे रखूं, तो C की वैल्यू 0 के लिए आप कह सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज वैसी रहेगी, उसमें तो C था नहीं, C को 0 रखेगा तो 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 6 मीन्स यहाँ पे 4x बोले बच्चे प्लस का 16y इज इक्वेट विथ 36, ये मिलेगा। तो सिंपली आप इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ये 2 और ये 2 और ये 3 हो जाएगी, इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका सिंपली 9 हो जाएगा। तो इन तीन इक्वेशंस में कोई भी आपकी पैरेलल या कोइंसाइडिंग वाला केस नहीं है, तो आप सिंपली मेरे से कह सकते हो C बराबर 0 पर आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन आप सिंपली दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दूं तो ये, या इसको घटा दूं सीधे, तो 4y में से 2y गया 2y, 9 माइनस 6 आ गया, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया, y को 3 रखा तो 3 to 6 यानी कि माइनस का 3,3, ये आपका यहाँ पर सिंपली सॉल्यूशन आ गया है, बोले बच्चे, है ना। तो इस तरीके से -3,3 आपका यूनिक आंसर इस केस में आ गया। जब आप C को यहाँ पे सिंपली माइनस का 10 कंसिडर करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन तो पैरेलल में आपकी क्या रहेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 3, -10 यानी कि माइनस का 8x माइनस 10 प्लस 4 यानी कि माइनस का 6 का y माइनस का 10 यानी कि माइनस का 4, बोलो माइनस का 10 यानी कि 8, तो 64 का x आ गया, इज अ माइनस का 10 प्लस 6
यानी कि 36 का y हो गया, माइनस का 10 प्लस 6 यानी कि इज इक्वल टू 16 हो गया। यानी कि सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं इस माइनस के 2 से डिवाइड कर दूं, तो माइनस के 2 से डिवाइड कर दूं तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू द 2 हो गया। लास्ट वाले इक्वेशन को मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो 8 है ना, तो 8x प्लस 8 और 36 तो नहीं जाएगा, तो सिंपली आप इस 4 से डिवाइड कर दो तो 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 4। तो ये एक इक्वेशन और ये नॉन पैरेलल इक्वेशन यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के भी सिंपली आपको 3 इज अ यूनिक सॉल्यूशन इस तरह से होगा। अब वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत आसानी से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ये सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक का स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपको कहा जा सकता है कि दो इक्वेशन और 3 वेरिएबल में आप केवल डेल्टा, आपकी लाइन कॉन्करेंट हो जाएंगी, ऐसा डेल्टा 0 कर देंगे तो नहीं। एक और केस होगा जिसमें तीनों लाइंस आपस में कॉन्साइड कर जाएं या आपकी तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, वो केस भी उसमें इन्वॉल्व होता है। वो केस भी उसमें क्या होता है, सिंपली इन्वॉल्व होता है। फाइंड नेचर ऑफ solution the 2x plus py plus 6z बराबर 8 is a x plus 2y plus qz is equate with 5 x plus y plus का 3z is equate with 4। आपको ये P और Q पे कंडीशन बतानी है और मतलब नेचर की इसके सॉल्यूशंस कैसे एग्जिस्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन में, सॉरी स्पेस में, एक्स वाई जेड है। ओके बच्चे, नाउ तो आपको सिंपली इसमें दो पैरामीटर है P और Q, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आपको घबराना है। आपको सिंपली सबसे पहले डेल्टा निकाल देना है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा आपको पता है, 2p6 1 2 and q is a 1 1 and 3, ये आप डेल्टा निकाल रहे हो। is a 2 multiplied by 6 minus q माइनस का p multiplied by 3 माइनस का q प्लस 6 multiplied by 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और सिंप्लीफाइड 12 माइनस का 2q माइनस का 3p प्लस का pq माइनस का 6 और सिंप्लीफाइड pq माइनस का 3p माइनस का 2q प्लस का 6 और सिंप्लीफाइड। तो दिस इज अ फैक्टर ऑफ pq माइनस 3, तो p माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई q माइनस 3 का दिस इज एन फैक्टर। तो ये बात क्लियर है कि इफ इज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ नाइदर p इज इक्वल द 2 एंड q इज नॉट इक्वल द 3, ना तो p आपका 2 हो ना तो q आपका 3 हो, ना तो p आपका 2 हो ना तो q आपका 3 हो, तो p और q के इस p और 2 नहीं होना चाहिए, तो आपको जाकर उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि इस 2 कॉमा अगर 2p2 हो जाए और q5 हो जाए तो भी आपको इस यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नाइदर p बराबर 2 और नॉर q बराबर 3, ऐसे नाइदर p बराबर 2, p बराबर 2 एंड नॉर q बराबर 3 के लिए
आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मेरा कहना है। P बराबर 2 भी नहीं होना चाहिए, नाइदर, ना तो Q आपका 3 होना चाहिए। उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आइदर P बराबर 2 या Q बराबर 3 या दोनों एक साथ हो जाए, कुछ भी, तो आपको उस केस में सिंपली कितना सॉल्यूशंस मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा या नो सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन वाला केस होगा, क्योंकि उस केस में डेल्टा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में बच्चे? तो आपने यहाँ पे P को 2 ले लिया एंड सपोज Q को आपने 3 कंसिडर नहीं किया। P को 2 ले लिया और Q को 3 कंसिडर, पहले वो केस कर लेते हैं, चलो, और सिंपल वाला केस। इसमें P को 2 और Q को 3 अगर कंसिडर कर लिया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 8, यानी कि काट के इसी के नीचे लिख दिया x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 4। जब यहाँ पे q को 3 रख दिया तो x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 5। चलेगा ऐसा? यहाँ पे रख दिया तो आपको x प्लस वाई प्लस का 3z इज इक्वल टू 4। तो आप ये देख सकते हो कि ऐसा रख देने पर आपका ये और ये प्लेन आपस में कॉन्साइड हो गया। फर्स्ट प्लेन और थर्ड प्लेन आपका सेम हो गया, और तीसरा आपका किसी भी एक एंगल पे कट कर रहा है, नॉन पैरेलल टू दिस है, तो इसका मतलब आपको उस केस में कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये बात क्लियर सभी को यहाँ तक? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं P को 2 अब कंसिडर करूं और Q को 3 कंसिडर नहीं करूंगा तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन तो आपको यही मिलेगी ना। आप अच्छे से एकदम सोचो कि x प्लस 2y प्लस आपका QZ, आप 3 नहीं रख रहे इस बार, 3 के अलावा कुछ भी रखोगे तो x प्लस वाई प्लस का 3z इज इक्वल टू द 4। फिर से ये दोनों सेम हो गया। ये दोनों सेम हो जाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको, और ये कभी भी पैरेलल टू दिस नहीं होगा क्योंकि इसमें y का कोफिशिएंट अलग हो गया। तो इसका मतलब कि अगर P2 है और Q आपका नॉट इक्वल टू द 3 है तो भी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। मतलब P2 हो जाए और Q कुछ भी हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। नाउ अब आप यहाँ पर एक और केस ले रहे हो जिसमें आपने Q को 3 कर दिया, लेकिन अब P को आप 2 कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है ना। Q को जब आपने 3 कंसिडर कर लिया तो आपके पास 2x प्लस इज अ P ऑफ y प्लस 6 का z इज इक्वल टू 8। मतलब डेल्टा तो 0 है इस केस में, ये तो तय है क्योंकि Q आपका 3 है तो डेल्टा आपका 0 हो गया। इज x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वेट विथ x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वेट विथ 5 हो गया, एंड x प्लस y प्लस का 3z इज इक्वेट विथ 4 हो गया। बोले बच्चे, तो अब इसमें ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि क्या है? तो इसमें हमें P नहीं पता है तो मैं इस बार x, z और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को इक्वेट करूंगा। इसका P1 प्लस लैम्डा P2 लिख रहा हूं तो 2 प्लस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा अपॉन इसका कोफिशिएंट 1, 6 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 3, 6 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 3 इस इक्वेट 8 प्लस, बोलो बच्चों, 8 प्लस आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 8 प्लस सिंपली ये कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4। तो P अगर 2 के अलावा कुछ भी रखा जाएगा तो मैंने सिंपली क्या काम किया कि इन दो प्लेन को उठाकर आप तीसरा प्लेन बनाने गए
तो आपको यहाँ पे 6 बराबर 6 लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू नहीं मिल पाई, समझिए। आप जब इसको इक्वेट करोगे तो लैम्डा आपको मिल जाएगा। उस केस में बेसिकली क्या होगा कि ये इसकी फैमिली, ये वाला प्लेन पक्का बन जाएगा। तो उस केस में ये कॉपी के सिंपली आपके क्या हो जाएंगे, 3 पन्ने हो जाएंगे। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि x और y ले रहे थे, इसका p1 प्लस लैम्डा p2 इस तरीके से प्रोसीड करते हुए अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे थे। और यानी कि आप s को अगर z के कोफिशिएंट को भी यहाँ पे कंसिडर कर लो, तो z का कोफिशिएंट आपका सिंपली क्या लिखा हुआ है बच्चे, बोलो, p प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1। तो चूंकि यहाँ पे आपका लैम्डा इज इक्वेट विथ कितना के बराबर हो जाएगा, 2 माइनस के p हो जाएगा, मेरा कहना है। लैम्डा इज इक्वल, जब इसको तो बराबर है ही है, ये और ये तो इनफैक्ट बराबर है ही है। इसको बराबर किया तो लैम्डा की वैल्यू आपको कितने की आ गई, 2 माइनस पी आ गई। उस 2 माइनस पी के लिए आपका ये नंबर क्या बन गया, 2 माइनस पी के लिए ये नंबर देख लो, लैम्डा 2 माइनस पी। तो 2 माइनस पी रखेगा तो 4 माइनस पी इज इक्वेट विथ 8 प्लस 5 इंटू 2 माइनस पी डिवाइडेड बाई 4। अगर ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो आप मेरे से कहोगे कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन। तो नाउ दिस इज इक्वेट किया इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो 8 माइनस, बोलो बच्चे, 8 माइनस का 4p इज इक्वल टू 10 प्लस 8, 18 माइनस का 5p, तो ये p इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे 10 हो जाएगा, सही है। तो p की वैल्यू साथ में 10 ले लेंगे, तो आपको p नॉट इक्वल टू 2 लेना था तो 10 ले लिया, तो सिंपली आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और p अगर आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू 10 कंसीडर करोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इस केस में नो सॉल्यूशन आपका होगा, बोले। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि इफ p इज नॉट इक्वल टू एंड लगा दे रहे, q इज नॉट इक्वल टू 3, तो यूनिक सॉल्यूशन। एंड इफ p इज इक्वल टू 2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। if p is not equal to 2, if p is not equal to 2, एक बार कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, 2 माइनस p रखा तो दिस इज सिंपली आपका 4 माइनस p, 8 प्लस 5 और 16 इज 4, यहाँ पे 16 होना चाहिए बच्चे, देखो गलती होगी मेरे से, 16 हुआ ना, 4 4 16 माइनस 4p, क्योंकि 8 प्लस 18 माइनस का 5p, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, इज 4p, यानी कि p इज इक्वल टू 2, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि ये वाला केस यहाँ पे नहीं है, तो p इज इक्वल टू 2 ही आ गया, बोलो। तो इसका मतलब कि p इज नॉट इक्वल टू 2, तो p अगर नॉट इक्वल टू 2 है एंड q इज इक्वल टू 3 कंसिडर किया, तो उस केस में आपको सिंपली नो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो p अगर 2 नहीं है और q आपका 3 है, तो नो सॉल्यूशन, p इज नॉट इक्वल टू 2, q इज नॉट इक्वल टू 3, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन। ये पूरे सिस्टम के सॉल्यूशंस का इसका रूपरेखा होगा, है ना। तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको इज द नेचर ऑफ द रूट्स इस तरह से पूछा जा सकता है, 2 वेरिएबल में इस तरह से कंफ्यूजन करने के लिए। और ये बात क्लियर है कि जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि क्या हो रहा है, तब तक हम इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा एक बार इसका कंफ्यूज रहेंगे कि डेल्टा 0 होगा कि डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसी को लेकर हम कंफ्यूज बने रहेंगे। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक, बोले। तो इस तरह से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात होती है। डन यहाँ तक।